हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही? जी सर। चाहे बाकी भी आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये तनवीर बाकियों को बता दो, कम से कम ज्वाइन तो कर लेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। ये जो बुक का आपने कहा है इसकी हमें फोटो स्टेट मिल सकती है? ये आप मुझसे कोई एक स्टूडेंट ले जाए और फिर इसकी फ़ोटोकॉपी करा ले। ठीक है सर, ठीक है। फिर देखते हैं, हो सके अगर मुझे मौका मिलेगा कल परसों में, फिर मैं आके आपसे ये हाँ, बुक लेके ले जिस जाइएगा। हाँ, मैं इस पे निशान लगा दूंगा जहाँ जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये वैसे तो पूरी बुक अच्छी है, तो कम से कम आपको इसमें जो है हमारा एनर्जी सेक्टर जो सारा डिस्कस हुआ हुआ है। हाँ सर, काफी नॉलेज वाली चीजें आपने शेयर की हैं, तो ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ये कलेक्ट कर ले और ठीक है, जिसको चाहिए होगी उसके लिए सेट बना देंगे सर इंशाल्लाह। सही है, सही। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो जहाँ से हम पढ़ रहे थे। यस सर, कंटिन्यू करें, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे बाकी कैंडिडेट। कर लेंगे आज। अच्छा, ये तो न्यूक्लियर का था हमारा। ठीक है, अब तक जो हमने डिस्कस किया, हमारा जो एनर्जी मिक्स सिनेरियो चल रहा है, जो कि नेचुरल गैस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। फिर क्रूड ऑयल है हमारा, कोल का एक सेक्टर है, और इसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि SECMP सिंध क्या है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा इसका। सिंध क्या है पूरा, इसका एब्रीवेशन किस चीज़ का है ये? सिंध कोल का जो है हमारा, सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी। एक मिनट, मैं ऐड कर लूँ सबको। यस सर। ठीक है, सिंध एग्रो कोल आप लोग कंपनी। पहुंच गए घर पे? सर रास्ते में आप कंटिन्यू करें, पहुंच जाएंगे सर। अच्छा, चलें। अच्छा, इसके बाद जो है पाकिस्तान ये एटॉमिक। सर सेंट एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी इस तरह है। हाँ, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से बात करूँ तो न्यूक्लियर हमारा ज़्यादातर बेस कर रहा है ये कैनप और चशनप पे। और इनकी भी तकरीबन कोई कंट्रीब्यूशन नियरली 500 मेगावाट है, अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो कुछ कंट्रीब्यूशन इन दोनों की भी है। और इसको जो डायरेक्ट हेड कर रहा है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। और मज़ीद भी सुनने में आ रहा है कि ये चशनप 2 या चशनप 3 जो है वो खोल के उसको ऑपरेशनल कर दें। फिर हमारी कंट्रीब्यूशन है ऑयल के हवाले से। ऑयल रिफाइनरीज को इन्होंने अलग से दिया हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों दिया हुआ है। बहरहाल मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। ऑयल रिफाइनरी का जो हमारा पोर्शन है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। डिमांड फॉर रिफाइंड पेट्रोलियम, वो था क्रूड ऑयल ऊपर जो था, वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ रिफाइनरी होती है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर OGDCL वो वाहिद इदारा है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि ऑयल और गैस को ड्रिल कर रहा है। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी देखा जाए तो या तो वो ONP पे होता है, यानी प्रोडक्शन का एरिया होगा। ठीक है,
जो कि ज़्यादातर OGDCL डील कर रहा है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर दूसरा जो है वो एरिया जो होता है वो रिफाइनरी का होता है, यानी क्रूड ऑयल निकालने के बाद जो है वो रिफाइनरीज तक जाता है और क्रूड ऑयल को जो है रिफाइनरीज रिफाइन करती हैं और फिर वो कंज्यूमर तक पेट्रोल पंप की शक्ल में हमारे तक पहुंचता है, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। तो अब ऑयल क्रूड ऑयल ऊपर डिस्कस हुआ था और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है, ये तो आपको पता है। या तो हम सऊदी अरब से तेल लेते हैं या फिर हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं ईरान से, ईरानी तेल जो हमारे यहाँ मशहूर है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर रिफाइनरीज काम कर रही हैं। क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं और उसको फिर रिफाइन करके, रिफाइनरीज हमारे यहाँ कौन कौन सी है, सबसे जो मैंने आपको 3 बता चुका हूँ। एक तो हमारे पास थी सबसे बड़ी जो है वो NRL है, जो नेशनल लेवल पे है, जिसको हम नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड भी कहते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है दूसरा वो काम कर रहा है पार्को के नाम से, PARCO, पार्क अरब रिफाइनरी कॉरपोरेशन है, पता है, कंपनी है, मुझे इसका सही आइडिया नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो है वो एक अटक रिफाइनरी भी है, अटक रिफाइनरी लिमिटेड है, ठीक है। और फिर इसके अंडर जो है फर्दर वो आ जाती हैं हमारी रिफाइनरीज में। एक इनार भी थी शायद, इनार अभी काम कर रही है, ख़त्म हो गई है, कोई बताएगा मुझे इसके हवाले से? इनार पेट्रोटेक यस रिफाइनरी इनार है, अभी इनार चल रही है सर। ये चल रही है अभी तक? हमारे दोस्त है क्या नेवल में, ये इधर इनार में ही एज कराची में ही है, इंजीनियर है। ये भी कराची में ही है ना? यस यस सर, और फिर मंगो बीच साइड। ये कहाँ पे? ये सर न्यू ये नाजमा। इनार चल रही है मेरे ख्याल, अच्छा ये यहाँ पर है, नेशनल रिफाइनरी के पास है। अच्छा ठीक है। और आखिरी जो है एक, जिसको हम फॉर्मली बाइको भी कह लें, आप बाइको रिफाइनरी जो जो हब पे है, आपकी तरफ ही होगी ये, जिसको हम फॉर्मली जो कहते हैं बॉसीगार, फॉर्मरली बॉसीगार के नाम से थी और अब ये बाइको पेट्रोलियम या बाइको रिफाइनरी के नाम से मशहूर है। तो कि 4-5 रिफाइनरीज हैं हमारे यहाँ। अटक रिफाइनरी जो है वो ये आपको KPK की साइड, पंजाब की साइड पे मिलेगी, और सबसे बड़ी रिफाइनरी पंजाब में इस वक्त ये अटक ही काम कर रही है। NRL पार्को जो है वो ये साउथ पंजाब की तरफ है, ठीक है, कोटद्दू की तरफ। बाइको, इनार और NRL ये जो है ये कराची के अंदर है, जो कि आपका मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। और तकरीबन इनका जो 2011 तक का जो डाटा है मेरे पास, वो ये शो कर रहा है कि तकरीबन 1,20,000 बैरल्स ऑयल पर डे ये रिफाइन करती हैं। इनका जो रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 100 बैरल्स पर डे, ठीक है। ये ऑयल को रिफाइन कर रही हैं, यहाँ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। तो ऑयल रिफाइनरी का डाटा हमारे पास ये है। और इसके अलावा इसके अंदर फिर कुछ और चीज़ें भी हैं। मेन कंट्रीब्यूटर तो OGDCL है, जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। वो ऑयल प्रोडक्शन की तरफ काम कर रहा है, ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर। रिफाइनरीज जो है वो उसको रिफाइन करनी, और फिर फर्दर जो है इनसे, इन रिफाइनरीज से जो है फर्दर जो है एंड जो हमसे लेके जाता है उसके अंदर शायद आपको, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, ये किसके पास है? एक तो PSO के पास है, वो हमारा स्टेट ऑयल जो है, ठीक है। एक तो PSO है, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, PSO। और दूसरा एक शेल है, ठीक है। और एक है कॉल्टेक्स। ये एंड प्रोडक्ट जो आपको पेट्रोल पंप की शक्ल में मिलेंगे वो इसी तरह के मिलेंगे, ठीक है। NRL का कोई अपना पेट्रोल पंप नहीं है NRL के नाम से, ठीक है। पार्को के नाम से भी आपको शायद नहीं मिलेगा। पार्को का जो वो है वो टोटल है, ठीक है। और एडमोर, शायद एडमोर किसका है? ये अटक रिफाइनरी का है, मेरा जो ख्याल नहीं है। सर, एडमोर का आइडिया नहीं है। बाइको के भी पंप्स हैं सर। बाइको की पंप से, बाइको का तो पंप, हाँ, बाइको के भी पंप है। तो ये कुछ इसके रिजर्व रखते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो लुब्रिकेंट पोल डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, मतलब पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, पोल पे इनका ज़्यादा काम है, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स भी बनाते हैं। तो ये फाइनल इस पे काम कर रहे हैं। तो एक ऑयल का सेक्टर हमारा ये हो गया सारा, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज हमारी ये हो गई। और न्यूक्लियर का एरिया मैंने आपको बता दिया वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोल का एरिया भी बता दिया कि कोल हमारे यहाँ मिक्स एनर्जी के अंदर कितना कोल का रिजर्व है और कितना यूज़ हो रहा है,
क्रूड ऑयल तकरीबन सेम ही है। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, ठीक है। और अगर मैं नेचुरल गैस के हवाले से बात करूं तो नेचुरल गैस के इतने हमारे यहाँ शायद प्रोडक्शन है उसकी, और बाकी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे पाकिस्तान ने साइन किया है, सिग्नेटरी है पाकिस्तान उसका, जिसमें टापी के नाम से एक प्रोजेक्ट था, उसकी EIA तो मेरे सामने से गुजरी है, उसकी EIA हो चुकी थी। अब वो लाइन तुर्कमानिस्तान की वो गुजर रही है इंडिया तक, मुझे इसका नहीं पता। कतर की हमने शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में LNG, कतर LNG मशहूर है, उस पर साइन करके आए थे। उसका भी MOU साइन हुआ है और कितना उसके कुछ रिजर्व्स भी आए हैं हमारे पास, लेकिन फर्दर उस पर कितना वर्किंग हुई है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक एरिया है जिसमें काम करना है। और आखिर में जो आता है वो है जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। लास्ट जो हमारे पास बचता है एनर्जी मिक्स के अंदर, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। रिन्यूएबल में क्या है हमारे पास, mounting pressure and depletion of conventional energy resources have forced all developing countries, including Pakistan, to seriously consider the potential use of non-conventional energy resources। ठीक है, ये जो ऊपर हमने जितने भी डिस्कस किए हैं ये कन्वेंशनल है, ये सारे कन्वेंशनल है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसमें अभी हमने हाइडल की बात नहीं की कि हमारे पास कितने डैम्स हैं, उसके भी हमने बात नहीं की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको कन्वेंशनल रिसोर्सेज और जो फिर हम इस पे नॉन रिन्यूएबल पे जो गए हैं, सॉरी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, इसको मैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स भी कहूँगा ऑफ एनर्जी। और इसमें जो है वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका है, हमारे यहाँ कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इस वक्त इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं। कौन बताएगा इसके हवाले से, है कोई आइडिया? एक तो वो है जिसको हम कहते हैं क्या, सोलर लगाया हम लोगों ने, एक सोलर है और दूसरा विंड है, इस दो पे ही काम किया ना। एंड वी हैव नो टाइडल तो नहीं है सर। बायोगैस नहीं आएगी इसके अंदर? बायोगैस बिल्कुल आएगी। बगास पे हम काम कर रहे नहीं कर रहे मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन सोलर और विंड पे ज़्यादा काम किया है। और हमारे पास जो है वो बगास है, बगास पे हो रहा है काम। सॉरी स्पेलिंग। सर कहीं पायलट वगैरह हो रहा तो वैसे कमर्शियली नहीं हो रहा। कमर्शियली नहीं हो रहा, अच्छा। और जियोथर्मल पे, बायोगैस पे हो रहा है, बायोगैस पे है हमारे पास कोई काम नहीं? सर कोई आइडिया नहीं है इसका। अच्छा बायोमास बायोगैस, ठीक है। तो विंड सोलर एंड विंड पे तो काम है। बगास पे भी शायद इंडिविजुअली कोई काम हो रहा हो, गन्ने के छिलकों से या इस तरह के। बायोगैस पे बहुत कम है। बायोगैस के कुछ प्रोजेक्ट सिंध में लगे थे, इंटीरियर सिंध में, जिसमें वो गोबर से जो है वो बिजली बना रहे थे और कुछ घरों के अंदर लाइट जली थी, लेकिन उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, कमर्शियल यूज अभी तक उसकी कोई बेनिफिट नजर नहीं आए। और टाइडल पे तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। टाइडल का जो है वो अभी तक ओशन थर्मल और जियो थर्मल, आपको पता है टाइडल जो है वो 24 आवर्स अवेलेबल है आपको। सोलर भी आपको हो सकता है रात में ना मिले, लेकिन टाइडल जो है ये आपको, ये वाहिद एनर्जी है जो कि आपको 24 आवर्स मिलती है, ठीक है। तो टाइडल पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ, शायद ये इसका प्लांट बहुत महंगा है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जितने भी ऊपर मैंने आपको रिसोर्सेज बताए, इन रिसोर्सेज का फर्ज किया नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल है, कोल है, न्यूक्लियर का मैं नहीं कह रहा, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये जो ऊपर इनसे जितनों से बिजली बनती है, उस बिजली बनाने की कॉस्ट का जो इक्विपमेंट है बहुत सस्ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करूं तो इसके जो है वो रिसोर्सेज तो आपको अवेलेबल है, लेकिन इसका जो प्लांट है वो शायद आपको बहुत महंगा मिले। सोलर तो खैर सस्ता है, लेकिन मैं हाइडल की बात करूं तो हाइडल के लिए आपको पूरा एक डैम बनाना पड़ता है, ठीक है, एज कंपेयर टू कोल और ऑयल की बर्निंग। आपने ऑयल बर्न करना है, जस्ट आपको एक जनरेटर चाहिए, तेल जलाया आपने, तेल जलाने के बाद
उससे बैटरी चार्ज की या उससे जो है वो डायरेक्ट आपने बिजली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दी, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूँ, खासतौर पे हाइडल की, तो हाइडल की सस्ती तो पड़ती है, लेकिन उसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है या उसकी जो कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पूरा डैम बनाना है, ठीक है। हमारे यहाँ वैसे ही डैम पे शोर मच रहा है। कौन सा भाषा डैम के लिए फंड जमा कराने कराए आप लोगों ने कभी? तो है सर भाषा भाषा डैम, डैम, यस सर। भाषा डैम तो उनकी शादी पे लग गया था ना उसका पैसा। सर हाँ, लेकिन कभी कभार हमें एसएमएस आता है, जब हम उसके रिप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली 20 रुपीज काट देते हैं डैम के लिए, और थैंक यू का मैसेज आ जाता है। एक मिनट, मैं कॉल रिसीव कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं क्लास ले रहा था, मैं म्यूट कर दूं क्लास को? बस आपसे ऐसे ही। वो केस जमा करा दिया मैंने आपका आज। अच्छा चले ठीक है, बहुत ठीक। शुक्रिया, दुआ कर लो। चले ठीक है, चलो ठीक। अल्लाह आपको खुश रखे। वो नहीं वो जमा मैंने फिर एजेंडा कब भेजेगा कुछ है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन 15 तक है उसका एक्सपेक्टेड। हाँ 15 को तो डेट दे दी। चले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नहीं, शुक्रिया आपका। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टाइटल, अच्छा नेक्स्ट पे आऊँ तो अच्छा, यहाँ अगर मेरे पास जो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसको 2003 के अंदर एक बोर्ड बना था, इन 2003। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, इसमें हमारे पास एक तो वेव का भी है ना टेक्नोलॉजी। वही वेव के लिए तो टाइडल कहलाता है ना, वो टाइड्स कहलाते हैं। हाँ, वेव्स को हम टाइड्स कहते हैं बेसिकली, यस सर, यस। ठीक है, जिसको हम ओशैनिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, वो टाइडल कहलाती है। 2003 के अंदर जब ये एनर्जी की ज़रूरत पैदा हुई तो ज़ोर मारा गया कि भाई आप दुनिया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे जा रही है, और जो है अमेरिका तो तकरीबन नॉन कन्वेंशनल पे जा चुका है, यूरोप भी आपका तकरीबन नॉन कन्वेंशनल पे। तो आप जो है ये ऑयल के रिजर्व्स को बचाएं, अब नॉन कन्वेंशनल पे जाएं। तो उसके लिए 2003 में एक बोर्ड बनाया गया। अब बोर्ड वाज डेवलप्ड, ठीक है। और उस बोर्ड का क्या नाम था इन 2003? कोई बताएगा? ये पढ़ाया भी है मैंने आपको शायद पिछले से पिछले सेमेस्टर में। ये मुझे ये बताएंगे जुल्फकार तुमने मेरी क्लास ली हुई है? जुल्फकार है ही नहीं। ये नोमान बताएं, नोमान इज नॉट अवेलेबल। जी सर। नोमान कौन सा था वो? सर ऑल्टरनेटिव करके कुछ था। हाँ, क्या है वो? ऑल्टरनेटिव ही होता है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब ऑल्टरनेटिव ही होता है। AEDB आई थिंक। निकाल लिया तुमने कहीं से, है ना? अच्छा, AEDB ये क्या कहलाता है? ऑल्टरनेटिव एनर्जी। गुड। ये तनवीर बताएंगे। तनवीर, इसका क्या फंक्शन था? तनवीर सर एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ और अभी बात नहीं करते तो शोर बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो सॉरी। ठीक है। ये था हमारा ऑल्टरनेटिव एनर्जी। अब ये लोग एंटर हो रहे हैं। कि तुम लोगों की जॉब क्या 10 बजे तक चलती है क्या? सर असल में छुट्टी 6 बजे होती है ना सर, तो वो ट्रैफिक में बहुत तो अब तो 9 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं हीरो। सर 7:30 बजे तो हम कराची गेट पे एंटर होते हैं। फिर आपको कराची का ट्रैफिक पता है, हर एक के अपने पॉइंट पहुंचते 9 बज जाते हैं। अच्छा चलो, ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। तो तुम लोग क्लास क्या ले रहे होगे? वो तो खाली मजे ले रहे होगे तुम, और कुछ नहीं, ठीक है। AEDB के नाम से एक बोर्ड बना था, ठीक है। और इसको एक चेयरमैन ने हेड किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, ठीक है, प्लानिंग डेवलपमेंट डिवीजन। इसको 3-4 इसके 6 मेंबर थे, ठीक है। इस बोर्ड के 6 मेंबर थे, जिसके अंदर एक फाइनेंस डिवीजन आती है, फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, और एक मिनिस्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी आता है,
ठीक है, मुझे नहीं पता उसको क्यों डाला, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी है। और एक आता है इसके अंदर कैबिनेट डिवीजन का एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये 5-6 को इन्होंने इख्तियार दिया था कि वो इस बोर्ड को रन करेंगे। बेसिकली डिफरेंट चेयरमैन मिल के इस पूरे बोर्ड को रन करेंगे, और इसके 6 मेंबर्स होंगे। और फिर ये इसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी थी 2003 के अंदर। यानी उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं पता कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे इनके, मुशर्रफ के दौर में? सर नवाज शरीफ नहीं थे जिनको इन्होंने लटका दिया? नहीं, नवाज शरीफ नहीं थे उस वक्त, नवाज शरीफ नहीं थे। ये एडीपी ना मुशर्रफ के दौर में बना था, ये तो मुझे याद है। शॉर्टकट अजीज सही कह रहे हो, शॉर्टकट अजीज थे। और इस बोर्ड के लिए इसके दिस बोर्ड वाज डेवलप्ड बाय 6 मेंबर्स। इसके मतलब मेंबर्स होंगे हाँ, नवाज शरीफ को निकाल दिया था। तो 6 मेंबर ने इसको मिलके रन करना था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वाटर एंड पावर थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, ताकि कोई वो हो रही है डेवलपमेंट हो रही तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को इन्वॉल्व किया जाए। कैबिनेट डिवीजन था, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और आखिरी जो था इसके अंदर MNPR, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आप याद रखेंगे, ये मैं 6 लिख रहा हूँ, बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, ये याद रहेगा आप लोगों को। सर लिख लें, एहतियातन लिख लें सर, हम भी नोट कर लेंगे। चले, एक मिनिस्ट्री हो गई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, MNPR। ये मिनिस्ट्रीज याद रखनी है। ये जो लॉ का काम है ना, ये सिर्फ कोर्स में आपको इसे डिटेल इसमें से पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम आपको एक आइडिया हो कि हमारे यहाँ कौन से मिक्स एनर्जी सिनेरियो चल रहा है, और कितना किस किस का कंट्रीब्यूशन है, और उसको कौन लेके चल रहा है, मतलब उसके पीछे जो है वो कौन सा बोर्ड या कौन सी पावर उसको डील कर रही है। ठीक है, तो AEDB या अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड था, इसको 6 मेंबर अभी तक शायद लेके चला रहे हैं, जिसमें MNPR था। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम, एक तो MNPR हो गया। फिर कैबिनेट डिवीजन था इसका, जो हमारा कैबिनेट डिवीजन होता है, ठीक है, उसका एक सेक्रेटरी था। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इसको तो शायद खाने के लिए रखा होगा, काम तो कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को क्यों रखा कि अगर कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगी तो ये लोग रोकेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज क्यों रखा, क्योंकि कोई पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इस मिनिस्ट्री को रखना पड़ेगा। कैबिनेट डिवीजन को क्यों रखा, क्योंकि वो पॉलिसी बनाती है। अच्छा, एक मिनिस्ट्री थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो बेचारा बहुत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक मिनिस्ट्री जो थी वो थी हमारी फाइनेंस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। एक था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर। ठीक है, कितनी मिनिस्ट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5, और एक और है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, फाइनेंस डिवीजन, या इसको आप दूसरे सेंस में कह सकते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। ठीक है, तो ये 6 काम कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान में अल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हुई थी 12 मई 2003 के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये AEDB एस्टेब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है। चेयरमैन इज आल्सो CEO ऑफ AEDB। AEDB जो बनाई गई थी वो, इसका जो CEO होगा AEDB का, उस जिस वक्त हुकूमत होगी, जो भी इसका CEO बनेगा वो उसका चेयरमैन भी कहलाएगा। और नंबर ऑफ मेंबर्स कैन डिक्रीज इंक्रीज बाय फेडरल गवर्नमेंट, द टर्म ऑफ मेंबर्स इज आल्सो 3 years। इसके जो मेंबर्स होंगे, इसकी क्लॉज लिखी हुई थी कि ये 3 साल के लिए होंगे, उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ तक अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका AEDB का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक तो ये पॉलिसी बनाए। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा काम शुरू हो गया पॉलिसी का। एक तो इसका काम था कि ये इंडिजिनस पॉलिसी बनाए, और इसने सबसे पहले एक AEDB ऑर्डिनेंस भी पास किया था। मुझे इस ऑर्डिनेंस के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये जुलाई 2003 में ही अप्रूव हुआ था, शायद जुलाई 2003 के, सॉरी
ठीक है, तो AEDB ऑर्डिनेंस बना था। फिर इसने जो है रिन्यूएबल एनर्जी देना शुरू की थी, 10% तक इसका कंट्रीब्यूशन आ गया था, यानी 2015 तक अप टू 2015 it contribute 10% of energy up to 2015। ये इसने जो है फिर एक इसके बाद जो है पाकिस्तान की काउंसिल बनी थी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जिसको PC रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक काउंसिल वाज सेटअप, अ काउंसिल वाज सेटअप। ठीक है, और इस काउंसिल का नाम क्या था? PCRET, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज वो मेमन साहब पढ़ा रहे ना, तो समझो वही उसकी एक काउंसिल बनी थी। ठीक है, और इसके अंदर PCSIR भी था। हमारा जो कराची के अंदर PCSIR है, इसका भी इसके अंदर अहम रोल है। तो बहरहाल ये इसकी फिर फर्दर मेरे पास कि भाई इसने पायलट प्रोजेक्ट लगाए थे मुख्तलिफ जगहों पे, और आपको याद होगा एक ये 12 वोल्ट DC फैन भी सप्लाई करते थे इन्होंने 100 हाउस होल्ड को, इन्हीं मुख्तलिफ घरों के अंदर नारिया खोरियाँ पे इस्लामाबाद के ऊपर कुछ इन्होंने सोलर भी लगा के दिए थे। ठीक है, 100 घरों को सोलर लगा के दिए थे। आपको याद होगा 2017 के अंदर ना, जब पाकिस्तान वो जीता था ये चैंपियन, क्या चैंपियन ट्रॉफी जीता था ना पाकिस्तान गलती से, याद है आप लोगों को? हाल में सब सो रहे। तो उस वक्त जो है वो एक ऐड आता था पेप्सी का, उसमें यही था कि 100 हाउस होल्ड्स को इन्होंने विलेजेस को जो है इस्लामाबाद से ऊपर 12 वोल्ट तक जो है वो सोलर प्लांट लगा के दिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो हम आगे देखेंगे कि 2021-2022 तक क्या इनका प्लान था, फर्दर एनर्जी स्ट्रेटजी फ्यूचर के लिए क्या है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनर्जी लॉ एंड पॉलिसी, ये मैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा कि कोल ऑयल गैस सेक्टर की कौन सी हैं। अच्छा, पेट्रोल की कौन देख रहा है। ठीक है, और मिनरल्स भी इसके अंदर आते हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का क्या फंक्शन है, ओगरा का क्या काम है, ओगरा यहाँ क्या करता है। इसके अलावा जो है वो वापडा का क्या रोल है, नेप्रा का क्या रोल है। ठीक है, ये ओगरा और नेप्रा में क्या फ़र्क है, क्या क्या फंक्शन है इन दोनों का, कोई बताएगा मुझे? कभी हम कहते हैं कि ओगरा ने जो है समरी की मंजूरी दे दी, कभी हम कहते हैं जो है वो नेप्रा ने कर दी, तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? किसी को नहीं पता? नानी का नहीं सर, आइडिया नहीं है। ना आइडिया। चले फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से जो है रेगुलेटरी बॉडीज हैं इसको रन करने के लिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है? यस सर, शेयर कर लें। इसकी जरूरत तो नहीं है ना? सर कर दें। चले ठीक है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास कब रखनी है, एक फैसला कर लें, मंडे को रखनी है तो फिर मंडे को इंशाल्लाह क्लास लिया करेंगे, हर मंडे को, या मंडे ट्यूसडे कर लिया करेंगे। सर एक दिन कर लें कोई भी। तो मतलब तुम लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाह रहे? ना सर, नहीं सर, क्लास तो आप क्या 3 सेशंस लें ना। अच्छा चले ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह एक सेशन रखूंगा, ट्यूसडे को देख लेंगे। सर अच्छा, मंडे को रखेंगे नेक्स्ट मंडे को, या किसी और दिन भी रखना है? या सर ट्यूसडे को रखो, क्योंकि मंडे हमारी है फर्स्ट वर्किंग डे, तो ट्यूसडे मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं पहले मैसेज छोड़ दिया करूंगा, लेकिन आप मंडे ट्यूसडे को रखें, इन 2 दिन को ना किसी एक दिन क्लास हो सकती है, दोनों दिन हो सकती है। ठीक है, बेशक हम रात में लेट रख लें। यस सर, लेट ही रख लिया करें। हाँ, ये 8 बजे के बाद या ईशा के बाद रख लिया करेंगे। जी सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।